कारगिल विजय दिवस की 25वीं सालगिरह पर सारे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज भारत में काफी शांति और अमन का एक वातावरण है, लेकिन इसी शांति और अमन की वातावरण को बरकरार रखने के लिए सैकड़ों शूरवीरों ने अपने प्राणों त्याग दिए। दो बार नहीं सोचा इस धरती माता की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने के लिए। तो प्रगतिशीलता की मार्ग में आगे बढ़ना तो एक अच्छी चीज है, पर दो लम्हा ठहर के पीछे देखना भी अक्सर जरूरी हो जाता है। ऐसा ही एक किस्सा 1999 में कारगिल में हो रहा था और उसी दिवस का आज 25th एनिवर्सरी है, 25वीं सालगिरह है। ये ना केवल मैं आपके एकेडमिक पर्सपेक्टिव में वीडियो बना रहा हूं, बट मुझे लगता है एक हिंदुस्तानी होने के नाते आपका एक मौलिक कर्तव्य भी होना चाहिए ऐसे किस्सों के बारे में इन डेप्थ नॉलेज रखना। कारगिल के बारे में, हुआ क्यों था, युद्ध क्यों हुआ, लड़ा क्यों गया था, क्या इसमें राजनीति थी, क्या इसमें टैक्टिक्स था, कौन कौन से एरियाज इन्वॉल्व थे, कौन कौन से लोकेशंस इन्वॉल्व थी, क्या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, आगे चल के इसका क्या रिपरकशंस रहने वाला है। ये सारी चीजें मैं आपको आज खोल के इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा। दोस्तों, कारगिल को एक्सप्लेन करना काफी पेचीदा है। कारगिल सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये लड़ाई नहीं था। इस युद्ध के माध्यम में पूरे देश दुनिया भर में भारत का एक मिसाल बना कि इस देश को हल्के में नहीं ले सकते। अगर कोई भी दुश्मन इस देश के खिलाफ आंख उठाकर भी देखेगा तो 10 बार सोचेगा इस पर्टिकुलर युद्ध के बाद। कुछ ऐसा ही हमने मुकम्मल करा कारगिल में 1999 में। तो चलिए देखते हैं पूरी चीज को, पूरे इवेंट्स को। बट समझने से पहले आपको थोड़ी सी कारगिल की ज्योग्राफी समझनी पड़ेगी, कारगिल के इतिहास को समझना पड़ेगा। ये लड़ाई हो क्यों रहा था। दोस्तों, लड़ाई एक्चुअली इट डेट्स बैक टू 1984। आपको पता होगा ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा भारतीय फौज ने वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड 18,000 फीट के लगभग हाइट में अगर कोई भी टेरेन है, बैटलफील्ड है, तो वो सियाचिन में है और उसके ऊपर कब्जा बना लिया था भारतीय फौज ने इन 1984। तो पाकिस्तानियों को, उनकी काली करतूतों को आप सब लोग जानते ही हो। तो उनका मकसद था कि सियाचिन के ऊपर दोबारा से हम लोग कब्जा जमाएं। तो एक बेसिक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, ऑपरेशन बदर। अब इसमें आपको मैं इसीलिए बोलता हूं कि इतिहास जानना जरूरी है। थोड़ा सा आप इवेंट को समझिए। हम लोग बात कर रहे हैं कारगिल के बारे में। तो कारगिल दोस्तों बेहद ही एक सुंदर सी नगरी है, जहां पे विंटर्स के महीनों में बर्फ से भरा हुआ एक जमीन देखने को मिलेगा, धरती देखने को मिलेगा। तो एक कॉमन प्रैक्टिस होता है कि सितंबर अक्टूबर ऑफ एनी ईयर, जिसमें काफी बर्फ भर जाता है, जम जाता है, उसके बाद जो भी पोस्ट है पीओके के काफी पास है। मैं आपको मैप दिखाऊंगा आगे चल के। पीओके जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो एलओसी है, एलओसी के काफी पास है। और दोनों ही साइड जितने भी बंकर्स बने होते हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान आर्मी के, वो लोग बंकर्स को थोड़ा सा वेकेट करके नीचे प्लेन्स में आके अपने आप को स्टेबिलाईज करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मौसम ठंडा हो जाता था, उसमें रहना मुश्किल हो जाता था। ये कॉमन प्रैक्टिस है। बट ऑपरेशन बदर का देखिए, ये मतलब आमने सामने आके लड़ाई करने वाला ऑपरेशन ही नहीं था। इन्होंने, जो मास्टरमाइंड है परवेज मुशर्रफ जी, उस समय पाकिस्तान आर्मी के चीफ थे, वो नवाज शरीफ के रिजीम में प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, और आर्मी चीफ थे पाकिस्तान के आपके परवेज मुशर्रफ जी। उन्होंने बोला कि क्योंकि हिंदुस्तानी फौज तो अपना वेकेट कर ही देगी बंकर्स, तो हम लोग उसी समय यहां में एलओसी को क्रॉस करके उनकी बंकर्स के ऊपर कब्जा कर लेंगे। मतलब जो कॉमन नॉर्म होता है, कॉमन प्रैक्टिस होता है, उसको वायलेट करके हम एडवांटेज लेंगे दुश्मन के ऊपर। तो ये कहीं ना कहीं ऑपरेशन स्टार्ट हो गया था 3rd of May 1999 से। हालांकि बोला जाता है उससे कहीं पहले की एक रणनीति है, बट ऑफिशियली तो यही डेट सामने आता है। अब सुनिएगा ध्यान से होता क्या है आगे चल के। ठीक है, तो इसमें फिर आगे चल के आप देखेंगे ही वॉज द मास्टरमाइंड। ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव था
तीन चार ऑब्जेक्टिव थे इसके। ऑफ कोर्स लार्जर ऑब्जेक्टिव था कि कश्मीर को भारत से अलग कर दिया जाए, बट उसको छोटे छोटे तरीके से करा जाएगा। सबसे पहले आपको NH1 जो एक नेशनल हाईवे है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल के, उस एरिया में कब्जा जमाना है और कारगिल को अपने पास ले लेना है। उसके थ्रू ही आपका सियाचिन जाता है। मैं पूरा मैप में आपको समझाता हूं, पहले ज्योग्राफी आप थोड़ा सा समझे, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव में भी ये जरूरी रहेगा। देखिए ये पूरा का पूरा JNK है, आपको पता है, बट ये JNK जो है टोटली इंडियन कंट्रोल में नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो व्हाइट लाइन है आप देख रहे हो, दिस इज द LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो इसके ऊपर का इलाका जो है पाकिस्तान ने इलीगली अपने अंदर ले रखा है, एक्वायर कर रखा है भारत से। ये वाला इलाका अक्साई चीन कहलाता है, ये चाइना ने अपने अंदर ले रखा है 1962 के बाद से। और यहां पे एक रीजन है सक्शम वैली। ये जो एरिया है 1963 में ये पाकिस्तान कंट्रोल में था, बट पाकिस्तान ने चाइना को अपीज करने के लिए पाकिस्तान ने चाइना को ये गिफ्ट कर दिया था। थोड़ा बहुत आपको समझ में आया। बाकी जो इलाका है ये इंडियन कंट्रोल में है, ये पूरा का पूरा इलाका इंडिया के कंट्रोल में। इसके ठीक पास देखिए, कितने पास, LOC के एकदम पास ये नगरी है कारगिल, और युद्ध जो है यहीं पे हुआ था। बहुत सारे एरियाज इसमें लिंक्ड है। कारगिल तो बस एक पूरे टेरिटरी का नाम है, उसमें द्रास एरिया में बहुत भयंकर लड़ाई छिड़ी थी, बटालिक एरिया में लड़ाई छिड़ी थी, तोलोलिंग में लड़ाई चढ़ा था, टाइगर हिल आपने सुना होगा। बहुत सारी ऐसी एरियाज इसमें इन्वॉल्व थी। तो एक एक करके सभी चीजों को आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव में देखने की कोशिश करते हैं। देखिए मोस्ट वायलेंट जो लड़ाई यहाँ पे द्रास में देखने को मिलेगा, ये LOC के काफी करीब है। जोजिला पास आपने एग्जाम के लिए पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो ये पूरा NH1A है। ये देखिए श्रीनगर से डायरेक्ट लेह तक जोड़ता हुआ एक नेशनल हाईवे है। पाकिस्तान ने बोला इस पूरे हाईवे को ब्लॉक कर देंगे ताकि इसके ऊपर वाला इलाका सारा पाकिस्तान कंट्रोल में आ जाएगा। इससे फायदा क्या होगा, ये पूरा इलाका जो है इनका POK में जुड़ जाएगा। फायदा होगा, सियाचिन भी इसी में आता है। अगर सप्लाईज कट कर दी, इंडियन आर्मीज की बंकर जो है यहाँ पे मेन स्टेशन नीचे होता है, तो यहां से अगर सियाचिन तक सप्लाईज खत्म कर दी तो फिर सियाचिन हमारा हो जाएगा। ये कुछ कोशिश थी इनकी, हालांकि ये सक्सेसफुल तो नहीं हो पाया, बट कैसे इन्होंने काफी करीब पहुंच गए थे इस पूरे चीज को अचीव करने के, एक एक करके देखते। NH1 की आपको कनेक्टिंग प्लेस एग्जाम में आ सकता है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये उरी, बारामूला, श्रीनगर, कारगिल, लेह होके कनेक्ट करता है। करीब 422 किलोमीटर का एक हाईवे है। दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट जिसमें बैटल होनी है, आगे चल के मैं एक एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में आपको बैटल फील्ड्स भी बताऊंगा कहां कहां हुआ है। तो मुश्को वैली, टाइगर हिल, तोलोलिंग, फिर आपका यहां पे है बटालिक, कारगिल के इस तरफ बटालिक एरिया भी आता है, कक्सर, खरबू एरियाज भी आता है, और ये द्रास एरिया। काफी भयंकर लड़ाई इन सब एरियाज में हुआ। इसमें जाट रेजिमेंट इन्वॉल्व था, इसमें गुरखा रेजिमेंट इन्वॉल्व था, इसमें जैकरिफ्स इन्वॉल्व थे, 18 ग्रेनेडियर्स की एक पूरी टुकड़ी इसमें इन्वॉल्व थी। इसमें वायुसेना और नौसेना का भी, देखिए आपको यहाँ पे समझना है, ये आर्मी का जो ऑपरेशन था भारत के तरफ से, दैट वाज नोन एज ऑपरेशन विजय। इसमें नेवी का जो ऑपरेशन था, इसको इट इज नोन एज ऑपरेशन तलवार, और इसमें एयरफोर्स का जो ऑपरेशन था, इट वाज नोन एज ऑपरेशन सफेद सागर। ठीक है, ये तीनों ऑपरेशंस मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से समझाने वाला हूं। चलिए आगे चल के देखते हैं होता क्या है। ये पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स था। 1988 से ही ये लोग प्लान कर रहे थे, कहीं ना कहीं 3 मई में इन्होंने एंटर किया। भारत की LOC को क्रॉस करके इन्होंने इंडियन आर्मी की बंकर्स को एक्वायर करने की कोशिश की। 5 मई को इंडियन आर्मी सेंड्स पेट्रोल टीम, 5 मई को करीब करीब एक पेट्रोल टीम भेजी जाती है, ऐसा बोला जाता है। और 9 मई को हैवी शेलिंग होता है। पाकिस्तानी लोग हमारे बंकर्स में सेटल हो जाते हैं, शेलिंग करते हैं, ये सारे इलाकों में ये लोग सेटल डाउन कर जाते हैं। एंड 10 to 14 मई में इन्फिल्ट्रेशन किया जाता है द्रास इलाके में। एंड फिर युद्ध जो है एक पूरी फुल स्विंग इलाके में स्टार्ट हो जाती है। उसी तरफ दिल्ली में हमारे बैठे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी ऑपरेशन विजय को ऑफिशियली लॉन्च कर देते हैं। ये कुछ एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स था। अब इसमें समझते हैं कि 19 मई में क्या हुआ। यहां पे आप समझिए,
जून 9 में बटालिक सेक्टर को पूरा का पूरा उन्होंने एक्वायर कर लिया था। दिस इज द बटालिक सेक्टर। उसके बाद टोलोलिंग, द्रास एरिया, जून 13 तक ये जो द्रास एरिया है, फिर टोलोलिंग यहाँ पे है, द्रास एंड टोलोलिंग। फिर पॉइंट 5060, ठीक है, ये जो थर्ड पॉइंट है टाइगर हिल के काफी करीब है, एंड पॉइंट 5100, ये पॉइंट जो है बंकर्स का एक लोकेशन होता है, ठीक है, टाइगर हिल के काफी पास। ये हाईएस्ट पॉइंट है टाइगर हिल, इसको मैं आगे चल के दिखाऊंगा। ड्रायस एंड टाइगर हिल में फिर से कब्जा, क्योंकि टाइगर हिल काफी बड़ा है, काफी ऊंचा है, तो उसको ना अलग अलग इलाकों से, साइड से उसको एक्वायर करने की ये पूरी कोशिश करी गई थी। तो पाकिस्तानी आर्मी, ऐसा बोला जाता है, करीब करीब 120 से 130 पोस्ट्स, हिंदुस्तानी फौज की जो चौकियां होती है उन पोस्ट में वो कब्जा जमा चुके थे ऑलरेडी। अब करता क्या हिंदुस्तान, क्या करोगे बताओ, ठीक है। अब ज्योग्राफी थोड़ा और समझ लीजिए, टाइगर हिल क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए इस तरफ से ये है टाइगर हिल, दिस इज द टाइगर हिल, सबसे ऊंची पर्वत जो है इसमें एक्वायर किया था इन्होंने, दैट इज टाइगर हिल। अब टाइगर हिल में कैप्चर कर लेना मतलब क्या, भारतीय फौज इस तरफ से आएगा। भारतीय फौज ने, देखिए यहाँ पे सेकेंड राजपूताना राइफल्स को तैनात किया गया था। अब राजपूताना राइफल्स ने इस पॉइंट को तो अचीव कर लिया था, बट यहाँ पे ऑलरेडी पॉइंट 5140 में बैठे हुए हैं। तो यहां से जब आप उतरोगे ना, आराम से स्नाइपर बैठ के यहां से गोली मारेगा। इसको कहते हैं हायर ऑल्टीट्यूड एडवांटेज, हायर टेरेन एडवांटेज। तो ऊपर बैठे हो तो नीचे के दुश्मन को तो आप मार गिरा सकते ही हो, वैसे ही टाइगर हिल में बैठ गए तो हर तरफ से आप सबसे ऊपर पोजीशन रिलेटिवली हो कारगिल एरिया में, तो आराम से आप सोचिए ना, हिंदुस्तानी फौज यहां से नीचे आई, फिर यहां उठी, हल्का सा एक पत्थर भी फेंक दोगे ना वो गिर जाएगा आदमी। बट ऐसे हालातों में भी हमारे शूरवीरों ने हमें इस टाइगर हिल में भी हमारा झंडा फहरा के दिखाया। सारी चीजों को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं, कैसे हुआ ये, कैसे मुकम्मल हुआ। देखिए यहाँ पे राजपूताना राइफल्स तैनात हो गए थे, ठीक है, ग्रेनेडियर्स की टीम यहाँ पे इन्वॉल्व थी। फिर जेन के राइफल्स, जैक राइफ्स जिसको बोलते हैं, कैप्टन विक्रम बत्रा भी इसी रेजिमेंट के थे, जो आपको शेरशाह मूवी में देखने को भी मिला होगा। तो इसका जो एक बहुत बड़ा श्रेय होता है दोस्तों, ये जाता है ताशी नाम्बियाल जी को। प्लीज इनका चेहरा ध्यान से देखिएगा, ये शेपर्ड थे। भेड़ बकरियों का जो झुंड होता है, ये लोग ध्यान रखते थे उस एरिया में, आपको पता है भेड़ बकरी का ही काफी एनिमल हस्बेंड्री का एक ऑक्यूपेशन चलता है। तो ये ताशी नाम्बियाल जी भी देख रहे हैं कि इस समय में कुछ मुच्छड़ लोग बंकर्स, हिंदुस्तानी बंकर्स में घुस के कुछ ना कुछ कर रहे थे। तो इनको थोड़ा शक हुआ कि ये हिंदुस्तानी फौज के लोग तो नहीं लिख रहे हैं, उनका ड्रेस, उनका रहन सहन। देखिए फौज में भी आपने काफी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होती है, आपने अगर कभी एग्जाम दिया होगा तो पता होगा। तो सिर्फ पैरा एसएफ जो स्पेशल फोर्सेस होता है, मरून बेरेट जो लोग पहनते हैं, उनको बियर्ड रखने की इजाजत दी जाती है, बाकी सब लोग क्लीन शेव में रहते हैं अनलेस यू आर इन वार। तो वार टाइम तो चल नहीं रहा था, तो वार टाइम चल नहीं रहा था, मुच्छर लोग आ गए, पाकिस्तानी फौज का तो वैसे भी डिसिप्लिन बिगड़ा पड़ा हुआ है। तो उसी से उन्होंने बता दिया हिंदुस्तानी पेट्रोल टीम को, और हिंदुस्तानी पेट्रोल टीम फिर यहाँ पे एक सर्च ऑपरेशन कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तब तक 9 मई तक ये लोग हैवी शेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। आर्टिलरी गन्स, इसको आर्टिलरी गन्स बोला जाता है, जिससे आप हैवी शेलिंग कर सकते हो। करीब करीब 123 करोड़ रुपयों का लॉस ऑलरेडी कर चुके थे, हिंदुस्तानी बंकर्स को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, हमारे जो स्टोर हाउसेस थे, जो रेस्क्यू ऑपरेशंस के हब्स होते हैं, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स होता है, जो फूड एंड राशन होता है, वो सब डिस्ट्रॉय कर चुके थे ऑलरेडी। ऐसे ही फिर रिटेलिएट तो करना था। अब ऑलरेडी मैंने बताया था एक सर्च पेट्रोल टीम को भेजा गया था, और यहीं पे शुरुआत होता है कैप्टन सौरभ कालिया जी का, ठीक है। अब मैं इनके बारे में क्या बताऊं, ही वॉज लीडिंग द एंटायर सर्च ऑपरेशन, जाट रेजिमेंट के थे ये। तो सर्च ऑपरेशन वो बेसिकली एक बार देखने के लिए जा रहे थे कि कोई कौन क्या है वहां पे, क्या हो रहा था, एंड देन ही वॉज कॉट। ऑफ कोर्स दुश्मन भारी तादाद पे थे, ये तो छोटी सी टुकड़ी लेके गए थे, और जब इनको पकड़ लिया गया तो सोचिए क्या हुआ इनके साथ। इनके कान काट दिए गए, इनके नाक काट दिया गया, इनके आंखों में उंगलियों से दबोच के आंखें निकाल दी गई, इनके पूरे शरीर की अलग अलग पार्ट्स को काट दिया गया, इनके जेनाइटल्स को भी काट के फेंक दिया गया। फिर शरीर के अलग अलग हिस्सों को काट काट के छोटे छोटे टुकड़ों में बांध के ऐसे फेंक दिया गया। दोस्तों ऐसा हिंदुस्तानी फौज कभी नहीं करता, अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। आप अगर डिफरेंस देखोगे
अगर इतिहास खोल के देखोगे आपको पता होगा ये डिफरेंस है। देखिए, जब फाइनली युद्ध खत्म हो गया था, ये तो काफी बाद की बात है, जब युद्ध खत्म हो गया था, जितनी भी डेड बॉडीज हैं ये हमने प्रॉपर रिचुअल यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया, उनको दफनाया, उनके रिलीजियस रिचुअल्स को हमने एक मौलिया मौलवी को बुला के हमने कैरी फॉरवर्ड करके उनको दफनाया, उनकी डेड बॉडीज को। उनकी देश ने तो मना कर दिया था उनकी बॉडीज को लेने से। तो ये डिफरेंस होता है कि फौज का भी अपना नियम होता है। हम लोग आपस में दुश्मनी कुछ पर्सनल नहीं है, ये तो देश की सेवा के लिए हम लोग एक दूसरे के देशों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो देश अपने फौजियों की सम्मान नहीं करता तो फिर वो देश देश ही क्यों है। खैर, आगे चलते हैं। होता ये है कि तब तक मई 1989 दिल्ली में पूरा रेसिना हिल्स में हलचल मच गई थी, हंगामा चढ़ गया था। और अटल बिहारी वाजपेयी जी, आपको पता है, काफी बुलंद प्रधानमंत्री थे उस समय। उन्होंने डायरेक्ट फौज को क्लीन हैंड दे दिया, बोला कि भाई फ्री हैंड है आपको, आप करिए, हम आपके साथ हैं किसी भी तरीके का। उनका बहुत ही एक प्रसिद्ध स्पीच था कि हिंदुस्तान अमन और शांति चाहता है, इसकी कोई भी डाउट नहीं है, बट अमन और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हम अपनी ताकत का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये भी चीज प्रूव करना जरूरी हो गया था, और वही चीज लेड टू द स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन विजय बाय द इंडियन आर्मी एंड द सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस ऑफ ऑपरेशन तलवार एंड ऑपरेशन सफेद सागर बाय इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स रेस्पेक्टिवली। इसी के साथ हमारे पास बोफोर्स था, आपको पता है उस समय काफी एक बोफोर्स को लेके हंगामा भी हुआ था, करप्शन हुआ है, ये हुआ है, ऑल दोस थिंग्स मच बिफोर दैट। बट एनीवेज, बोफोर्स अपने आप में काफी एक अच्छी आर्टिलरी गन मानी जाती है। 12 सेकेंड में 3 राउंड्स फायर करने की अपने साथ क्षमता रखता है, और इसी क्षमता के साथ हमने काफी सारे दुश्मन के बंकर्स को मार गिराया, वहां की बहुत सारी आर्टिलरी गन फायरिंग की। स्पेसिफिकली द्रास एरिया में, बटालिक एरिया में बोफोर्स ने काफी अच्छा रिजल्ट दिखाया था। बट बोफोर्स से काम चलता नहीं दोस्तों, क्योंकि काफी हाई ऑल्टीट्यूड में बैठे हुए थे, बोफोर्स उतने ऑल्टीट्यूड में पहुंच नहीं सकता। और वही काम आता है, वहीं पे शुरुआत होती है ऑपरेशन सफेद सागर की बाय ग्रुप कैप्टन नचिकेता राव। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स को बुलाया जाता है, बोले कि आप जाओ। उस समय हमारे पास रशिया से एक्वायर्ड मिग्स थे, जो मिग 21 मिग 27 थे। बट मिग्स के साथ एक दिक्कत यह है, उनको लिविंग कॉफिन बुलाया जाता है, वो कभी भी फेल कर सकता है, इसीलिए इसको रिप्लेस करके अभी हम लोग कौन सा कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, इंडिजीनियस है, एलसीए तेजस, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। और अगर हैवी वारफेयर के लिए जाना है, डसॉल्ट का रफाल हमने अभी रिसेंटली एक्वायर किया है। बट खैर, उस समय हमारे पास नहीं था, तो ये मिग 27 लेके ग्रुप कैप्टन थे इंडियन एयरफोर्स के, ये चले जाते हैं। बट किसी कारणवश उनका एयरक्राफ्ट फेल हो जाता है, गायब हो जाता है। और आपको पता है हिंदुस्तानी फौज का सबसे बढ़िया बात कि अपने साथियों को वो अकेला कभी नहीं छोड़ते, चाहे जिंदा हो या मुर्दा, वापस जरूर लाएंगे। और उसी के चलते, उसी उसी सोच के चलते स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा आ गया है, बोले कि हम जाएंगे ग्रुप कैप्टन नचिकेता राव को ढूंढने के लिए। और ठीक पीछे पीछे गए, ये मिग 21 लेके गए फिर से। अब मिग 21 पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट, पाकिस्तानी फोर्स कहती है कि उनके पास एक बढ़िया मशीन गन था। ठीक है, ये जो मशीन गन है दोस्तों, स्टिंगर मशीन गन इसका नाम है। इस स्टिंगर मशीन गन के साथ नीचे में, क्योंकि ये ढूंढ रहे थे अपने साथी को, कहां गिरा कहां नहीं, तो नीचे के आसपास के इलाकों के एयरक्राफ्ट्स को ये मार गिरा सकती थी। और उसी के साथ वहीं पे इनका भी एयरक्राफ्ट फेल होता है। ये हालांकि एस्केप बटन दबा के बाहर पैराशूट से निकल तो जाते हैं, बट उनका लैंडिंग जो है पीओके के उस तरफ होता है, पाकिस्तानी टेरिटरी में होता है, और उसके बाद तो बताने की जरूरत नहीं क्या होता है। बट जैसे कैप्टन अभिनंदन को बुलाया गया था, विंग कमांडर अभिनंदन को उनकी बॉडी को लाया गया था, उनको तो जिंदा लाया गया था, इनकी बॉडी को भी वैसे ही कुछ लाया गया, एंड देन उनकी प्रॉपर रिचुअल्स करी गई थी। सो यहाँ पे स्क्वाड्रन लीडर आहूजा का भी एक बड़ा रोल देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये लोग ने रियलाइज किया कि भाई ये मिक्स से तो काम होने वाला नहीं है, तो इन्होंने बुलाया अपने दूसरे औजार को, दैट इज द MI-17 हेलीकॉप्टर। इन्होंने एक टैक्टिक बनाया कि भाई हम लोग जो है मिक्स को थोड़ा बाहर रखते हैं, नॉन रिलायबल है अभी के लिए। दसॉल्ट का मिराज 2000 था और MI-17 हेलीकॉप्टर्स थी। हेलीकॉप्टर से उनको भटकाया अच्छे से जा सकता है और छुप छुप के जा सकता है, क्योंकि हेलीकॉप्टर इतना हाइट में नहीं जाता है,
तो जो पहाड़ी इलाका होता है उसमें ट्विस्ट एंड टर्न भी होता है ना, ऐसा पहाड़ होता है। तो इसमें आराम से ऐसे ऐसे नीचे नीचे से हेलीकॉप्टर से जाया जा सकता है, और ऊपर से आप दसॉल्ट मिराज 2000 को इस्तेमाल करिए, यहाँ से एनिमी को भटकाइए और ये इधर दिखता रहेगा, और ये छुप छुप के MI-17 से हम लोग अपना काम तमाम करके आ जाएंगे। तो कुछ इस तरीके की रणनीति इंडियन एयरफोर्स ने करा था। तो इंडियन एयरफोर्स का भी इसमें काफी अच्छा श्रेय था। उसके बाद ऑपरेशन तलवार, इंडियन नेवी ने भी मदद की इस पूरे ऑपरेशन में। नेवी का बहुत सीधा टैक्टिक था कि भाई जमीन में लड़ाई हो रही है, पानी का काम नहीं है वहां पे। बट हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है, पोर्ट ग्वादार। इस ग्वादार पोर्ट में ही सारा पर्शियन गल्फ होके, हॉर्मुज स्ट्रेट होके, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज होके यहाँ पे सारा का सारा ऑयल सप्लाई आता है। पाकिस्तान तो ऑयल रिच नहीं है, उनका फूड और ऑयल सारा का सारा इस पोर्ट के थ्रू, इस रूट के थ्रू आता है। हमारे 3 कमांड्स हैं, ठीक है, वेस्टर्न नेवल कमांड, ईस्टर्न नेवल कमांड एंड सदर्न नेवल कमांड। तीनों नेवल कमांड्स ने इस पूरे इलाके को रोड ब्लॉक कर दिया। बोले कि भूखे मर जाएंगे पाकिस्तानी, कितने दिन टिकेंगे देखते हैं। युद्ध में अगर लैंड में कुछ नहीं भी होता है, अगर हम लोग उनकी फूड सप्लाई को कट कर देंगे, अगर हम लोग की उनकी तेल ऑयल को कट कर देंगे, वो कैसे जिंदा रहेंगे। तो काफी अच्छा टैक्टिक था नेवी का, ये टैक्टिक था। बाकी मार्कोस कमांडोज तो गए होंगे, ठीक है, मार्कोस आपको पता है कि वन ऑफ द डेडलीस्ट फोर्स है पूरे दुनिया में, तो वो लोग एम्फीबियस वॉरफोर्स है, तो वो लोग शायद गए होंगे। बट नेवी का तलवार, ऑपरेशन तलवार यहां तक सीमित था। वहीं आपको पता है आर्मी तो अपना कमाल दिखाई रही होगी। तो यहाँ पे देखते 20 जून में साइड बाय साइड सारे इवेंट चल रहे हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। 20 जून में कैप्टन विक्रम बत्रा की एक टीम, इनको भेजा जाता है बेसिकली आपका टू कैप्चर दिस पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ 5140। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको कैप्चर करने के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा की एक पूरी टुकड़ी भेजी जाती है। उनका लड़ने का कुछ अलग ही मिजाज है, आपको पता है, आसानी से वो उस पॉइंट को कैप्चर करते हैं। काफी मेहनत लगती है, बट देन वो करके दिखाते हैं। फिर उनको कुछ दिनों के लिए रखा जाता है, ठीक है, एंड देन आपको पता है 5140 यहाँ पे है कहीं ना कहीं। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द 5140। तो यहां से हिंदुस्तानी फौज ने टैक्टिक बनाया कि यहां से हम लड़ते 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 5140 तक जाएंगे। तो 5140 वो कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। और उसी के बाद साइड बाय साइड टाइगर हिल में पहुंचना है। अभी टाइगर हिल दैट वाज द नेक्स्ट, 5140 के बाद जो हाइट में था दैट वाज टाइगर हिल। अब टाइगर हिल में ब्रिगेडियर एमपीएस बाजवा को लाया जाता है। ही इमीडिएटली ऑर्डर्ड 8 सिख रेजिमेंट एंड 18 ग्रेनेडियर्स, ठीक है, सिख रेजिमेंट और ग्रेनेडियर्स को भेजा गया कि भाई टाइगर हिल में कैप्चर करना है। अब कैसे करना है, उसके साथ गुरखा रेजिमेंट को भी जोड़ा गया। बोले कि गुरखाओं को बुलाओ, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, गुरखा को कोई बीट नहीं कर पाएगा। तो गुरखा का एक बहुत ही होनहार शूरवीर थे, कैप्टन मनोज कुमार पांडे, नाम सुना होगा, उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो उनका एक बहुत ही फेमस सेइंग है कि इफ डेथ स्ट्राइक्स बिफोर आई प्रूव माय ब्लड, आई स्वेयर आई विल किल डेथ, कि मैं मौत को भी मार के आगे निकल जाऊंगा, अपना मिशन कामयाब करके दिखाऊंगा। इनका काम था इस खालूबार इलाके को कैप्चर करना, ठीक है। इस खालूबार इलाका बटालिक से काफी नॉर्थ ईस्टर्न तरफ है, ठीक है। इन्होंने 3 बंकर डिस्ट्रॉय कर दिए खुद अपने टीम के साथ, और घायल हो चुके थे तीसरे बंकर को अचीव करते करते। बट तब भी वो रुके नहीं, चौथे बंकर की तरफ वो आगे बढ़ते हैं, प्रस्थान करते हैं। घायल रूप में जब उन्होंने इतने गोलियों को खाने के बाद वो चौथे बंकर में अपने प्राणों को त्यागते हुए भी देश और धरती माता की सेवा करते करते सर्वोच्च बलिदान देते हैं। तो कुछ इनका ऐसा ही कहानी था। कैप्टन मनोज कुमार पांडे, 1 गुरखा राइफल्स। खुरकी लेके मारते ये लोग, ठीक है, वो खुरकी देखा होगा आपने, काफी खूंखार योद्धाओं में से माने जाते हैं। उसके बाद दोस्तों नाम आता है इनका, आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। टाइगर हिल 4 जुलाई की बात है, यहाँ पे कैप्टन बलवान सिंह 18 ग्रेनेडियर्स की टुकड़ी तो भेजी गई ही थी, मैंने बताया था आपको। तो 6:15 को, सुबह 6:15, क्योंकि एक तरफ गुरखा राइफल्स थे, एक तरफ गुरखास थे, एक तरफ जैकरिफ्स जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स थे, और एक तरफ 18 ग्रेनेडियर्स थे। ये तीनों लोग कहीं ना कहीं टाइगर हिल को अचीव करने का सुखबर जो है, सुबह 6:15 में जनरल आर्मी का जो चीफ था उस समय पीपी मलिक जी, उनको फोन करते हैं
ठीक है। एंड जॉर्ज फर्नांडिस जो उस समय के डिफेंस मिनिस्टर थे और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को इन्फॉर्म करते हैं कि टाइगर हिल इज कैप्चर्ड, टाइगर हिल को कैप्चर कर लेते हैं आसानी से। एंड कहीं ना कहीं इस पूरे मिशन में पूरे हिंदुस्तानी फौज का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। दोस्तों इसमें कुछ और योद्धाओं का नाम यहाँ पे लेना जरूरी हो जाता है, जैसे कि लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पुरी जी का नाम, या फिर कैप्टन सचिन आनंद राव निम्बालकर का नाम। आप बोलोगे सर इनका क्या काम रहा होगा? देखिए टाइगर हिल जो है सिर्फ टाइगर हिल तक सीमित नहीं है, ये तो टॉप था ही, बट उसमें कुछ और इलाके हैं जैसे इंडिया गेट और हेलमेट, ये इलाके भी पाकिस्तानी फौज ने एक्वायर कर रखा था। तो इन एरियाज को भी दोबारा से एक्वायर करना था, और इन एरियाज को एक्वायर करने में लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पुरी और कैप्टन सचिन निम्बालकर का एक बहुत बड़ा योगदान था। ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते दोस्तों एक और छोटी बची हुई थी, बट उसको डिस्कस करने से पहले साइड बाय साइड पॉलिटिकल एंगल भी समझ लेते हैं। तो उसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ जी, तो वो चले जाते हैं। आपको पता ही है पाकिस्तानी तो यूएस के आगे घुटना टेक के हाथ जोड़ के पैसा मांगते ही रहते हैं। तो बिल क्लिंटन से मिलने गए, बिल क्लिंटन साहब को बोले कि भाई हमें मदद कर दो थोड़ी, ये हो रहा है। तो क्लिंटन साहब बहुत ही शातिर दिमाग वाले आदमी थे, उन्होंने डायरेक्ट पूछा कि किसके फौज ने पहला वार किया था, और उसी जवाब में उनका मुंह बंद हो गया, क्योंकि इट वाज परवेज मुशर्रफ दिस पर्सन एंड ही वेंट रोग। बाद में परवेज मुशर्रफ जी नवाज शरीफ अपने प्रधानमंत्री को ही रिप्लेस करने के लिए तुले हुए थे। अब बताइए जो आर्मी चीफ अपने प्रधानमंत्री की सम्मान ना करे वो देश की क्या सम्मान करेगा? तो इसीलिए बिल क्लिंटन ने मना कर दिया, बोले कि तुमने अगर पहला वार किया है, तुम अगर हिंदुस्तानी घाटी में घुसे हो, तो हम जाके क्यों तुम्हारी मदद करेंगे? इफ इंडिया वुड हैव अटैक्ड यू तब हम सोच सकते थे। तो डायरेक्टली वहां से भी कुछ हेल्प तो मिला नहीं, वापस आ गए मुंह उठा के। ठीक है, लास्ट पॉइंट था यहाँ पे पॉइंट 4875, और इस पॉइंट 4875 में राइफलमैन संजय कुमार परमवीर चक्र से सम्मानित है, इनकी बात करनी पड़ेगी दोस्तों। ये 13 जैकरिफ से थे, जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स। ही रैन एंड एंटर्ड, जो मूवीज में दिखाते हैं ना भाग के राइफल से मारते हैं, ये राइफलमैन थे, ये ऑफिसर भी नहीं थे। और फिर आगे सामने चाकू लगा के भी मारते हैं, तो कुछ इसी तरीके का इनका प्रदर्शन था। दुश्मन की घाटियों में घुस घुस के इन्होंने मारा है उनको, और बाद में जब 3 योद्धाओं को इन्होंने मार गिराया, 3 पाकिस्तानी फौज के सोल्जर्स को मार गिराया, इन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया। कितने लोगों का नाम यहाँ पे लेना पड़ेगा, और आखिर में मैं कैप्टन विक्रम बत्रा को कैसे भूल सकता हूँ दोस्तों। देखिए इस पूरे ऑपरेशन में इन्होंने काफी एक अहम भूमिका निभाई है। इनकी जितनी भी तारीफ की जाए, इतने यंग इनकी इतने यंग उम्र में अगर किसी ने इतना साहस दिखाया है, वैलर दिखाया है, करेज दिखाया है, इट इज ओनली कैप्टन विक्रम बत्रा जी। तो कैप्टन विक्रम बत्रा 5 जुलाई की बात है, यहाँ पे आपको पता है कि लड़ाई हो रही थी, और फाइनली क्या हुआ, उसी दौरान उनके सूबेदार को गोली लग गई। ठीक है, उनके टुकड़ी के ही वो ही वाज लीडिंग द ट्रुप, एंड देन उन्हीं के सूबेदार को एक गोली लग गई। तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे अगर आप सुनेंगे कि क्या बोला उन्होंने सूबेदार साहब को। सूबेदार साहब को विक्रम बत्रा बोलते हैं कि सूबेदार साहब, आप तो बाल बच्चे वाले आदमी हो, आप पीछे हट जाओ, मैं उन बदमाशों को मार के आता हूं। ही न्यू कि अगर वो आगे जाएगा, इट वॉज मिशन इम्पॉसिबल। He had to wait for help, but then he did not stop. वो रुके नहीं, सूबेदार साहब को रेस्क्यू किए, सेफ सुरक्षित जगह में रखे, और आगे अकेले निकल पड़े। दुश्मन की गोलियों से उनके ऊपर बौछार की गई, बट वो रुके नहीं जब तक उन्होंने दुश्मनों को मार नहीं गिराया, वो ठके नहीं। बट इसी मुठभेड़ में उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिए और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। इसीलिए आपको, मुझे लगता है कि कारगिल की इस कहानी से बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होगी, आपको समझने को मिला होगा कि ये जो देश है, ये जो भारत देश है, ये जो संविधान है, ये जो हमारा झंडा है, ये कोई मतलब किसी का मतलब एक गिफ्ट हम लोग ग्रांटेड ले लेते हैं इस चीजों को, इन चीजों को, बिकॉज हमने पैदाइशी रूप से उन स्ट्रगल्स को, इन लड़ाइयों को देखा नहीं है, ना हम जानने की कोशिश करते हैं, ना हमने कभी लड़ने की कोशिश की है, ना हम जा सकते हैं वहां पे। बट हम लोग आज की सुख चैन वाली जिंदगी में
ऐशो आराम वाली जिंदगी में, इस आन और शान में भारत को विश्व गुरु तो बना दिया बहुत लोगों ने, बट कोई क्या इन लोगों को याद करता है, इन लोगों को सल्यूट ठोकता है? आज वही दिन है दोस्तों, 26 जुलाई हर साल आता है। थोड़ा सा लम्हा आपके इस बिजी लाइफ से निकाल के हो सके तो इन शूरवीरों को भी याद करिएगा। एंड फाइनली 5 जुलाई में जनरल परवेज मुशर्रफ बोलते हैं कि भाई वापस आ जाओ, बहुत हो गया, अब नहीं हो पाएगा लड़ाई, ठीक है, आप लोग वापस आ जाइए। एंड 26 जुलाई में लास्ट सोल्जर जो होता है, क्योंकि काफी बड़ी टुकड़ी आई थी पाकिस्तान फौज से, तो लास्ट पाकिस्तानी सोल्जर लेफ्ट आर टेरिटरी, एंड देन उसी दिन को, जो आज का दिन है 25 साल पहले, इसी दिन में हम लोग इस दिवस को मनाते हैं, कारगिल विजय दिवस को मनाते हैं। कुछ ऐसा ही चीज यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं मैसेज ये है कि एग्जाम पर्सपेक्टिव में तो इंपॉर्टेंट था ही आपके लिए वीडियो, बट एक देशवासी, एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक अवेयर सिटीजन होने के नाते भी हमारा दायित्व है हमारे पास्ट हेरिटेज को, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी लिखा है, तो चेरिश द नोबल आइडियल्स। ठीक है, हमारे चीजों को, हमारे इतिहास को जानने की जरूरत है। खास तौर पे आज के नौजवान को जानने की जरूरत है कि जो ये देश है जिसकी हम लोग आज इतनी सहूलियत लेते हैं, इसके पीछे बहुत लोगों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है, अपने खून से, अपने लहू से इस देश की तिरंगे को लहराया है। तो इसीलिए सम्मान करिए इस देश की, आनंद जरूर से उठाइए, बट बी थैंकफुल टू बी एन इंडियन, बी प्राउड टू बी एन इंडियन। विद दिस वर्ड्स आई वुड लाइक टू वाइंड अप द वीडियो। वीडियो से पसंद, अगर आपको कुछ सीखने को मिला, कुछ पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद एंड जय भारत। थैंक यू। जय हिंद।